हेलो बच्चों, कल हमने बीए फाइनल में नौकरशाही के प्रकार पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे मैक्स वेबर के नौकरशाही संबंधी विचार, यानी मैक्स वेबर उनके अनुसार नौकरशाही क्या है। तो शुरुआत करते हैं थोड़ा सा परिचय। आधुनिक विचारकों में मैक्स वेबर आधुनिक विचारकों में, यानी जो अभी आधुनिक है, पहले तो पुराने के वो तो अलग है, अभी आधुनिक में मैक्स वेबर ऐसे समाजशास्त्री है जिन्हें नौकरशाही के सिद्धांत के बारे में चिंतन करने का कारण विशेष रूप से माना जाता है। चिंतन यानी सोच कर लिखना, अपने दिमाग से सोच कर चिंतन करके जो उसके बारे में बातें करना या लिखना, वो है चिंतन। तो इन्होंने समाजशास्त्र में ये सब बातें उनको चिंतन के रूप सिद्धांत में उनको विशेष रूप से जाना जाता है। मैक्स वेबर और नौकरशाही दोनों एक दूसरे के परिचायक बन गए हैं। वेबर का नौकरशाही सिद्धांत प्रभुत्व के सिद्धांत का ही एक अंग है। नौकरशाही शब्द सरकार, उद्योग तथा सेना जैसे आधुनिक बड़े बड़े संगठनों में कार्य करने वाले कर्मचारी के लिए प्रयुक्त होता है। संस्थाओं के उद्देश्य भिन्न हो सकते हैं या अलग हो सकते हैं, परंतु उनके नौकरशाही तंत्र की विशेषताएं एक सी होती है। वेबर कह रहा है कि एक आदर्श नौकरशाही तंत्र की विशेषता ये बताई गई है। तो मैक्स वेबर के अनुसार एक आदर्श जो नौकरशाही है, तो मुख्य रूप से उनके मैक्स के अनुसार या मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही संबंधी ये विचार बताए गए। तो नौकरशाही सरकारी कर्मचारी आते हैं उसमें नौकरशाही में। तो पहला उनके विचार में पहला पॉइंट है श्रम विभाजन, यानी लक्ष्य प्राप्ति के लिए संगठन में आवश्यक सभी कार्यों को अत्यधिक विशेषज्ञ या विशेषज्ञ कार्यों के अंतर्गत विभाजित कर दिया जाता है। हर व्यक्ति का कार्य सरल, एक से और सुनिश्चित कामों में बांट दिया जाता है। परिणाम स्वरूप हर कर्मचारी जानता है कि उसे किन क्षेत्रों में कार्य करना है और किन क्षेत्रों में हस्तक्षेप नहीं करना है। तो नौकरशाही में श्रम विभाजन, जो भी कार्य है अपना अपना विभागों में वो कार्य करता है। गवर्नमेंट में टीचर है तो वो पढ़ाने का कार्य करेंगे, बैंक में है तो वो सब लेन देन का कार्य करेंगे। तो अपने ये श्रम का यानी अपने कार्यों का विभाजन किया जाता है, वही नौकरशाही कहलाती है। तो ये मैक्स वेबर के अनुसार श्रम विभाजन यानी जो कार्य करे वो विभाजन, ये नहीं कि सभी कोई भी कार्य कर सकता, उसमें निपुण हो, कुशल हो, उनकी योग्यता हो, उसके आधार पर श्रम का विभाजन किया जाता है। दूसरा पॉइंट है पद सोपान। प्रत्येक नौकरशाही तंत्र में प्रशासन की एक श्रृंखला या पदक्रम की परंपरा होती है, जिससे अधीनस्थ कर्मचारी उच्च स्तरीय कर्मचारियों को या कर्मचारियों की देखरेख में रहते हैं। यानी पद का सोपान किया जाता है, पद को बांटा जाता है, यानी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड, ये उच्च अधिकारी उनको ऑर्डर देते हैं उनके अधीनस्थ में, यानी उनके अंडर में कार्य करते हैं। तो पदों का सोपान किया जाता है, जैसी योग्यता वैसी वो कार्य करते हैं और उनके अधीनस्थ जो उनके अंदर में कार्य करते हैं वो उनको कार्य सौंपते हैं। तो पदों का नौकरशाही में मैक्स वेबर के अनुसार पद को सोपान यानी पदों को बांटा जाता है। तीसरा पॉइंट है कागजी कार्रवाई। इसमें नौकरशाही तंत्र में
कार्यालय के प्रबंध व्यवस्था लिखित दस्तावेजों तथा फाइलों पर ही आधारित है। कार्यालय से संबंध कोई निर्णय व्यक्तिगत नहीं होता। प्रत्येक कार्य, निर्णय तथा आदेश लिखित में रिकॉर्ड होता है और फाइलें, पंच कार्ड्स अथवा कंप्यूटर टेप आदि संस्था के स्मृति कोश हैं जो भविष्य में या भविष्य के कुशल निर्णय लेने में सहायक होते हैं। यानी हर बातों को लिखा जाता है, कागजी कार्रवाई होती है, वो रिकॉर्ड रखा जाता है और कभी सूचना के अधिकार में मांगे भी तो वो कागज निकाला जाता है। तो लिखित रूप से हर कार्य किया जाता है। इसमें कोई व्यक्तिगत कार्य नहीं करते, कार्यालय में सब संगठन रूप से कार्य करता है। कोई जैसे कि कोई योजना बनाता है, कोई क्या कहते हैं, कोई बजट बनाता है, कोई रिपोर्ट बनाता है और ऐसे कर करके कोई निर्देशन करता है। फिर बाद में सब अलग अलग कार्य ऐसे करते हैं। तो कागजी कार्रवाई द्वारा ये संगठन में कार्य करते हैं। इसके अलावा लिखित दस्तावेज भी है और ये व्यक्तिगत निर्णय नहीं होते, निर्णय लेते वो सब मिलकर करते हैं। यानी जो उच्च अधिकारी है तो उनसे परामर्श लेगा, निर्णय खुद ले सकता है, लेकिन संगठन में वो निर्णय लिया हुआ अच्छा निर्णय हो सकता है। और आदेश, जो उच्च अधिकारी है वो आदेश दे सकता है, अधीनस्थ अधिकारी जो उनके नीचे कार्य करे उनको आदेश दे सकता है कि आपको इतने दिनों में या 1 महीने या सप्ताह में ये कार्य आपको करके देनी है, ये फाइल तैयार करनी है। ये रिकॉर्ड रखते हैं, फाइलों को पंच करके फाइल बना के पंच कर सकते हैं और कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं, टेप कर सकते हैं। ये सारे कोष द्वारा भविष्य के कुशल निर्णय के लिए ये सारे जो कार्रवाई की जाती है या जो कार्य करते हैं वो लिखित रूप में होता था कि भविष्य में कुशल निर्णय ले सके कि उन्होंने जब ये निर्णय लिया था तो कार्य बहुत ही अच्छा हुआ था, तो पीछे का पढ़कर वो आगे का निर्णय ले सकते हैं। जो नए नए आए वो अधिकारी या फिर जो कार्य कर रहे हैं वो उसमें देखकर पीछे जो किसने कैसा कार्य किया वो देखकर भी अनुभव महसूस कर सकता है। चौथा है औपचारिक नियम और प्रक्रियाएं। औपचारिक नियम और प्रक्रियाएं, इसमें यह बताया गया है कि नौकरशाही संगठनों में औपचारिक नियमों और प्रक्रियाओं पर काफी निर्भर रहती है। ये नियम और प्रक्रियाएं कुल मिलाकर स्थिर और व्यापक होती है। यानी ये नियम के द्वारा ही चलते हैं, जो भी कार्य करते हैं वो औपचारिक रूप से, वास्तविक रूप से और नियम के अनुसार वो कार्य करते हैं। क्योंकि नौकरशाही में नियम का पालन करना बहुत ही जरूरी है, कानून का पालन करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि सरकार उनको कार्य देती है और नियुक्तियां वगैरह देती है, उनके विवेक द्वारा या अपने बुद्धि द्वारा ये पद प्राप्त करते हैं, तो वो नियमों का बड़ा पालन करेंगे, मन चाहे नहीं कर सकते। इसलिए बच्चों मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही नियम और प्रक्रियाओं का एक विशेषता कही जा सकती है। 5वां है आजीविका। आजीविका, अपने जीवन को चलाने के लिए आजीविका होनी चाहिए। नौकरशाही के सदस्य के रूप में नौकरी को प्रत्येक कार्मिक अपनी आजीविका बना लेता है। प्रत्येक कर्मचारी संगठन की पदक्रम परंपरा के अंतर्गत निम्न पद से उच्च पद पर उन्नति की आशा करता है। ये पद उन्नति योग्यता तथा वरीयता दोनों पर आधारित होती है। यानी अपने आजीविका चलाने के लिए कर्मचारी कार्य करते हैं, लेकिन उनको क्या कहते हैं, इनको प्रोत्साहित करने के लिए ये पद उन्नति, उनको प्रमोशन दिया जाता है। योग्यता के अनुसार उनको प्रमोशन दिया जाता है। वरीयता के अनुसार जो सीनियर है उनको प्रमोशन पहले दिया जाएगा। तो इसी प्रोत्साहन के द्वारा वो आजीविका चलाने के लिए
कार्य और भी अच्छा करने लग जाता है। अगर आजीविका सिर्फ चलाने के लिए एक ही कार्य दिया और वो 60 वर्षों रिटायरमेंट तक वही कार्य कर रहा है तो फिर बाद में वो उदासीन हो जाएगा। इसलिए ये नियम बनाया गया है कि जो भी कार्य आजीविका के लिए कार्य करेगा उनको जैसे जैसे टाइम होता रहेगा या अनुभव होता रहेगा, योग्यता होगी, उस हिसाब से उनको प्रमोशन दिया जाएगा। छठा है वेतन। वेतन जो हर महीने सैलरी देते हैं उनको कहते हैं वेतन। तो नौकरशाही तंत्र में कर्मचारियों को निश्चित वेतन के रूप में पारिश्रमिक दिया जाता है। वेतन के अतिरिक्त कर्मचारियों को वृत्त तथा सेवानिवृत्त हो जाने पर पेंशन तथा भविष्य निधि जैसी सुविधा भी दी जाती है। यानी गवर्नमेंट सर्वेंट को ये सुविधा दी गई कि फिर 60 साल होने के बाद, रिटायरमेंट होने के बाद क्या करेगा, तो उनके बदले में जो जमा उनकी होती है, कटौती होती है, वो पैसे सारे मिलेंगे और रिटायरमेंट के बाद उनकी पेंशन की व्यवस्था दी जाती है। इसके अलावा हर साल में वेतन भत्ता बढ़ता है और महंगाई भत्ता भी बढ़ता है। अलग अलग उनको और भी भत्ते दिए जाते हैं। तो नौकरशाही में ये सारी व्यवस्था होती है कि वो रिटायरमेंट के बाद भी वो अपनी आजीविका या जीवन अच्छे से जी सके और जो पैसे उनकी कटौती हुई है वो अपने भविष्य में अपने बच्चों पर किसी में भी खर्च कर सकता है, वो किसी के आश्रित ना हो। इस तरीके से ये वेतन उनको दिया जाता है। निव्यक्तिकता, सातवां है निव्यक्तिकता। इसमें बच्चों नौकरशाही का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कर्मचारियों के बीच संबंध अवैयक्तिक होते हैं। नौकरशाही ढांचे में दफ्तर की स्थिति व्यक्ति संबंधी भावनाओं और अनुभूतियों से मुक्त होता है और इनसे प्रभावित नहीं होती। निर्णय औचित्य के आधार पर लिए जाते हैं, न कि व्यक्तिगत आधार पर। यानी नहीं व्यक्तिगत, खुद व्यक्तिगत निर्णय नहीं ले सकता। क्या कर सकता है? वो सभी संगठन जो कार्य कर रहे हैं तो सब मिलकर निर्णय लेंगे और अगर वो अकेला लेगा तो वो जो अफसर है उनके अधीनस्थ, तो वो निर्णय वो लेता तो है लेकिन फिर भी परामर्श उनके नीचे जो अधीनस्थ कार्य कर रहे हैं उनसे भी वो क्या करेगा, वो परामर्श ले सकता है। लास्ट है 8वां पॉइंट, कुशलता। कार्यों में कुशलता। कुशलता तो पता है आपको कि अच्छा कार्य। तो इसमें नौकरशाही की ये विशेषता मैक्स वेबर के अनुसार, नौकरशाही की विशेषता या संबंधी विचार के अनुसार कार्य कुशल भी होना चाहिए। नौकरशाही संगठन अत्यंत कार्य कुशल संगठन है। नौकरशाही ठीक वैसे ही अधिक कार्य कुशल है जैसे कोई एक मशीन अन्य मशीनों की तुलना में अधिक उत्पादन देती है। मशीन तथा नौकरशाही दोनों ही तकनीकी दृष्टि से सर्वोच्च होते हैं। यानी नौकरशाही में कार्य कुशलता जैसे जैसे, क्योंकि वो तो वैसे भी ट्रेनिंग वगैरह करके आया, तो उनका जैसे जैसे कार्य समय निकलेगा वैसे वैसे उनका कार्य और भी अच्छा होने लगेगा, क्योंकि उनको रोज वो कार्य करना है। तो कार्य में नौकरशाही की एक विशेषता मैक्स वेबर के अनुसार कि कार्य में कुशलता होती है किसके, नौकरशाही के जो कार्य करते हैं। लेकिन कुशलता क्यों होती है? क्योंकि उनको प्रमोशन, ये वेतन वगैरह दिए जाते हैं तो वो अच्छा कार्य करने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार से अब बच्चों हम पढ़ेंगे नौकरशाही के दोष। नौकरशाही के दोष, इसमें पहले थोड़ा सा परिचय। कतिपय विद्वानों ने नौकरशाही पद्धति की कड़ी आलोचना की है। यानी मैक्स वेबर वगैरह किसी के भी पढ़ो आप नौकरशाही और जिनकी विशेषता पढ़े तो भी नौकरशाही में विचारकों ने आलोचना की है और उनके दोष निकाले के नौकरशाही में बहुत सारे दोष है जो सही ढंग से कार्य नहीं कर पाते।
वैसे तो नौकरशाही शब्द का प्रयोग ही बहुधा घृणा तथा तिरस्कार के साथ किया जाता है। यानी नौकरशाही में तिरस्कार और घृणा के साथ नाम लिया जाता है, क्योंकि उनकी कुछ दोष है, वो हम सब देखेंगे। नौकरशाही के आलोचकों में रैमजे मौर्य तथा लॉर्ड हेवार्ड के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। लॉर्ड हेवार्ड ने 1929 में प्रकाशित अपनी पुस्तक नवीन निरंकुशता नामक पुस्तक में सिविल सेवकों की कठोर आलोचना करते हुए कहा है कि वे ऐसी शक्तियां हथियाने का प्रयत्न कर रहे हैं जो यथार्थ में व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के क्षेत्र में आती है। यानी व्यवस्थापिका कार्यपालिका के जो मंत्री होते हैं वो तो जनता द्वारा चुने जाते हैं, तो जनता की मांगों को पूरा करना पड़ता है। लेकिन ये व्यवस्थापिका कार्यपालिका के क्षेत्र को खुद लेना, अपने हाथों में लेना चाहते हैं, क्योंकि व्यवस्थापिका नीतियां बनाती है और कार्यपालिका लागू करती है, न्यायपालिका उनकी सुरक्षा करती है। तो वो सब बातें, वो नीतियां बना के नौकरशाही के पास, प्रशासन के पास जाएगी, प्रशासन वो कार्य करवाएगी, तो वो क्षेत्र अपना समझते हैं, इसलिए आलोचना इनकी हो रही है। रैमजे मौर्य ने नौकरशाही पर लाछन लगाया है कि, यानी उनके ऊपर आरोप लगाया है कि नौकरशाही मंत्री उत्तरदायित्व की आड़ में फूलती पलती है। यानी नौकरशाही मंत्रियों के अंडर उत्तरदायी, मंत्रियों के जो कार्य दिए जाते हैं उनके उत्तरदायी वो होते हैं, और उसी उत्तरदायी में ही उनके कार्य चलते रहते, फलते फूलते हैं। उन्होंने नौकरशाही की तुलना अग्नि से की है, जो कि एक सेवक के रूप में तो बहुत उपयोगी सिद्ध होती है, परंतु जब वह स्वामी या मालिक बन जाता है तो घातक सिद्ध होता है। कहने का मतलब यह है कि जब ये सेवक के रूप में कार्य करे नौकरशाही तो अच्छा है, लोगों के हित के लिए कार्य होंगे, लेकिन जब ये स्वामी बनने लगे तो फिर बाद में कार्य बिगाड़ सकते हैं, लोगों के कल्याण के कार्य नहीं होंगे, वो अपने स्वार्थ के लिए कार्य करने लग जाते हैं। प्रोफेसर लास्की के अनुसार नौकरशाही एक ऐसी सरकारी व्यवस्था है जिसका नियंत्रण पदाधिकारी के हाथों में इतना अधिक रहता है कि उनकी शक्ति सामान्य नागरिकों की स्वतंत्रता को संकट में डाल देती है। यानी लास्की कह रहे हैं कि उनकी ऐसी उनको पद मिला है, जो नौकरशाही को, जो सरकारी व्यवस्था है, उनके नियंत्रण पदाधिकारी के हाथों में होता है, और इस कारण जो उनके उच्च, जो उनके अंडर में कार्य करेंगे वो उनके नीचे कार्य करते हैं, और जो अफसर हैं वो नियंत्रण में कार्य करते हैं, और नियंत्रण में कार्य करने के बाद नागरिकों के स्वतंत्रता का हनन हो सकता है, संकट आ जाता है स्वतंत्रता में। क्यों आता है? क्योंकि वो फिर बाद में नियंत्रण हो जाता है, वो कार्य की अवहेलना कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति हुबर का मत था कि नौकरशाही में प्राप्त स्वयं स्तरीय या स्वयं विस्तार और अधिक शक्ति की मांग 3 ऐसी प्रवृत्तियां हैं जो कभी संतुष्ट नहीं हो सकती। कहा जाता है कि नौकरशाही लोकप्रिय मांगों के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति हुबर ने भी कहा कि नौकरशाही स्वयं विस्तार, खुद ही विस्तार करती है, और शक्ति की मांग की प्रवृत्ति होती है। और 3 प्रवृत्ति उन्होंने बताई है कि संतुष्ट नहीं होती है कभी भी, और नौकरशाही लोकप्रिय मांगों के प्रति अनुत्तरदायी है। कभी भी लोगों की मांगे होती है तो उनके प्रति अपना उत्तरदायित्व नहीं निभाते हैं, और न ही कभी अपनी प्रवृत्ति से संतुष्ट होते हैं। नौकरशाही में शक्ति की भूख होती है, यानी जो भी नौकरशाही में गवर्नमेंट सर्वेंट में है वो खुद की शक्ति बढ़ाने की कोशिश करता है, और धीरे धीरे नीति निर्माण के कार्य पर हावी होती जाती है। यानी धीरे धीरे जो नीतियां बनाते हैं व्यवस्थापिका, उनके ऊपर हावी हो जाती है, खुद परामर्श देने लग जाते हैं और निरंकुश बनने की कोशिश
करते हैं। नौकरशाही की आलोचना करते समय जिन दोषों का उल्लेख किया गया है वो हम कल पढ़ेंगे कि नौकरशाही के दोष कौन कौन से हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमने परिचय पढ़ा नौकरशाही के दोष के। कल हम नौकरशाही के क्या क्या दोष है पॉइंटों में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, बाय।